जय श्री राम दोस्तों। आज हम IBACIO में जीके का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो मैं कराऊंगा और उसके साथ में उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी चीजें कराऊंगा क्योंकि पेपर बहुत पास में है। और ये वीडियो पूरा देख लो, बहुत जल्दी मैं इसको खत्म करूंगा। इसकी PDF भी आपको दूंगा और बहुत ज़्यादा रिलेवेंट रहेगा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से IBACIO जो है वो क्वेश्चन को पूछता है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि ये बब्बर अकाली मूवमेंट जो है ये हुआ था 1921 से 25 के टाइम पर। और इनमें इन्होंने दो पॉइंट दे रखे हैं और पूछा है कि भाई ये दोनों सही है, एक सही है या गलत है, दोनों इस तरीके से। तो देखो क्या था कि जैसे बब्बर अकाली मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो बब्बर अकाली मूवमेंट जो था ये गुरु सिक्स जो थे उनका मूवमेंट था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, मतलब इन्होंने जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट में इस मूवमेंट को डेवलप कराया गया था। एक्चुअल में क्या था कि जो बब्बर अकाली थे वो जो गांधी थे, गांधी के अगेंस्ट में थे। मतलब गांधी की जो नॉन वायलेंस पॉलिसी थी या नॉन कॉपरेशन करके हम क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, उस चीज के अगेंस्ट में थे वो। और ऐसा हुआ क्यों था? क्योंकि एक ना नानक, आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक ननकाना साहेब ट्रेजेडी थी जिसमें ना बहुत सारे जो इनोसेंट सिख्स थे उनका क्या कर दिया गया था, मतलब उनका जनसंहार या फिर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस वजह से वो काफी ज्यादा क्या कहते हैं विरोध में थे। उन्होंने क्या करा कि जो पीसफुल स्ट्रगल था, मतलब कि हम भाई पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, उन सारी चीजों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करके खुद का एक सेपरेट मूवमेंट तैयार किया जिसको आगे चलकर बब्बर अकाली मूवमेंट का नाम दे दिया गया। ठीक है, और ये जो हुआ था इसका फर्स्ट अपीयरेंस जो था वो होशियारपुर 19 मार्च 1921 में हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या था कि बहुत सारे बंदे जो थे वो कनाडा, मतलब रिटर्न हुए थे, कनाडा से वापस आए थे इस प्रोटेस्ट के लिए। ठीक, तो देखो यहाँ पर दो पॉइंट दिए गए हैं। पहला, द मूवमेंट इंक्लूडेड गुरु सिक्स थे, सही है। और ये जो थे अगेंस्ट इंपेरियलिस्ट पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसके अगेंस्ट थे, कहने का मतलब ये पॉइंट ठीक है। सेकंड पॉइंट कहता है कि इसमें से कई सारे बंदे जो थे रिटर्न इमिग्रेंट्स फ्रॉम कनाडा, वो कनाडा से वापस हमारे इंडिया में आए थे। क्यों आए थे? वो प्रोटेस्ट को दोबारा से, मतलब क्या कहते हैं, एक्टिव रखने के लिए, उस ऑर्गेनाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। ठीक है, तो यही है, इसके अंदर और ज्यादा कुछ जानने के लिए नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन्होंने क्या करा है कि महाजनपद दिए हैं और उनकी कैपिटल दी है। आपको क्या करना है? मैचिंग करना है। सबसे पहली बात, अगर मैं महाजनपद की बात करूं तो महाजनपद क्या है? देखो, अगर मैं एक अर्बनाइजेशन की बात करूं, जैसे हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह थी, उसके बाद जो दूसरी सेकंड अर्बनाइजेशन वो करीब 1000 साल बाद आई थी, वो थी महाजनपद की। देखो इसमें क्या हुआ था कि जो हमारे हड़प्पन वगैरह ये सारी साइटें थी, लाइक जो नॉर्थ वेस्ट का पार्ट था इंडिया का, नॉर्थ वेस्ट से अब जो चीजें थी इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, वो ट्रांसफर हो गई किधर? बिहार और यूपी की तरफ में। ठीक है ना? क्यों ट्रांसफर हो गई? क्योंकि यहाँ पे एक तो फर्टाइल लैंड थे, एक जो वाटरफॉल था वो बहुत ज्यादा था, और उसके साथ में यहाँ पे आयरन आयरन सेंटर था। तो जिसकी वजह से क्या हो गया कि इस एरिया में, बिहार और यूपी में, क्या हो गया कि डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। कुछ छोटी छोटी कम्युनिटी थी, छोटे छोटे स्टेट्स थे, वो क्या हो गए, वो बड़े स्टेट में चेंज हो गए। ठीक है ना? और उन्हीं बड़े स्टेट को आगे चलकर जो 16 स्टेट्स बने, उन्हीं को कह दिया गया क्या? महाजनपद, मतलब बहुत बड़े बड़े स्टेट्स। ठीक, तो उसी के ये स्टेट है, जैसे अंगा, काशी, कोसाला, भज्जी, और इनके क्या है, ये कैपिटल्स हैं। तो आपको क्या करना है, ये सारे याद रखने हैं। सारे अगर आप याद ना रख पाओ तो मेन मेन आप याद रखना, लाइक जैसे अंगा हो गया, काशी पूछता है, कोसाला, भज्जी, बदसा हो गया, उसके बाद मत्स्या, पंचाला, ठीक है, अवंती, कंबोज, मगध, ये आपको पूछता है। और किसी किसी जगह पे मैंने जहां जहां पर डायनेस्टी फेमस है उसको भी दे दिया है, तो आप उसको भी याद कर लोगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट है। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, इसमें क्या हुआ था? बंगाल का पार्टीशन हो गया था। जो हमारी रिलीजियस कम्युनिटी थी हिंदू मुस्लिम के बेस पर क्या गया था, इस पार्टीशन को किया गया था। फिर उसके बाद कह रहा है कि स्प्लिट इन कांग्रेस, स्प्लिट इन कांग्रेस जो है ये 1908 में दे रखा है, जबकि ये कहाँ हुआ था? ये 1907 में हुआ था, जहां पे कांग्रेस जो थी वो दो पार्ट में बट गई थी, जिसमें एक एक्सट्रीमिस्ट था और दूसरा मॉडरेट था। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि रोलेट सत्याग्रह, ठीक है, 1919 में हुआ था। तो
पहला और दूसरा ठीक है, और जो सॉरी पहला और तीसरा ठीक है और जो दूसरा वाला है वो गलत है, तो आंसर इसका फर्स्ट एंड थर्ड होगा। अब यहाँ पर मैंने जितने भी मूवमेंट हुए हैं या जितने भी मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका हमें ईयर पूछ सकता है वो सारे दे दिए हैं, और एकदम सीक्वेंस से। जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, सूरत स्प्लिट हुआ जिसमें कांग्रेस का स्प्लिट हो गया, फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया 1909 में, ठीक है। फिर उसके बाद गदर पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, होम रूल मूवमेंट जो क्या कहते हैं हमारे तिलक साहब थे वो लेकर आए, फिर लखनऊ सेशन पैक्ट हुआ 1916 में, फिर रोलट एक्ट 1919 में आया, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी आए, फिर अहमदाबाद का मिल स्ट्राइक हुआ, फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ, जलियांवाला बाग मैसेकर में लोगों को मारा गया, खिलाफत मूवमेंट हुआ, फिर नॉन कॉपरेशन आया जिसमें हमने कहा कि भाई हम कॉपरेट नहीं करेंगे, सारी चीजों का बहिष्कार किया गया, फिर कमीशन आई जिसमें कमीशन को क्या कहते हैं भगाया गया, साइमन कमीशन 1927 में आई थी, ये भी पूछ लेता है। नेहरू ने फिर उसके बाद रिपोर्ट जारी करी, फिर लाहौर सेशन, इस तरीके से बहुत सारी जो चीजें हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है जितने मैंने लिए हैं, ये आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग। अब इसमें क्या है कि इन्होंने फिर से दो स्टेटमेंट दे रखी है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा है, तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो रमेश चंद्र दत्त है वो एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे जिन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने क्या करा था कि जो 1757 है, 1757 में जो हमारा कॉलोनियल रूल है उस टाइम के इकोनॉमिक रिकॉर्ड की उन्होंने उस पर बात करी है उसमें, जहां पर मेन फोकस उन्होंने ड्रेन थ्योरी पर किया है, ठीक है। तो अब यहां पर देखते हैं क्या है जो ड्रेन थ्योरी है। क्या देखो, ड्रेन थ्योरी ये है कि ये थ्योरी बताती है कि जो हमारी इंडिया में पॉवर्टी थी वो किस वजह से हुई थी, जो कॉलोनियल रूल था, जो हमारी ब्रिटिश सरकार जो थी उस टाइम पर, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने क्या करा था, जो हमारा बहुत सारा पैसा और जो हमारी प्रोस्पेरिटी थी, मतलब जो हम ग्रोथ कर रहे थे उसका उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया था, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे थे, काफी ज्यादा गरीब हो गए थे। तो इसी को कहते हैं ड्रेन थ्योरी। उन्होंने क्या कर दिया था, हमारी वेल्थ और प्रोस्पेरिटी का क्या कर दिया था, ड्रेनिंग कर दिया था। इसमें दादा भाई नेहरू जी थे जो पहले मैन थे जिन्होंने बताया कि जो फैक्टर्स हैं, लाइक हमारी जो कंट्री है या हमारी जो इंडिया है वो गरीब क्यों होती जा रही है, वो उसका रीजन पॉवर्टी, इंडिया की पॉवर्टी नहीं है, उसका रीजन ये है कि जो ब्रिटेन है या ब्रिटिश है वो हमारी वेल्थ को क्या कर रही है, ड्रेन कर रही है। तो इसी को ही ड्रेन थ्योरी कहा जाता है, और जो रमेश चंद्र दत्त थे उन्होंने इसी थ्योरी को बताया था बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें इन्होंने क्या कर रखा है कि ऑथर और बुक दे रखे हैं, इसमें आपको क्या करना है, मैच कराना है कि कौन सा किसने दिया है। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। कौटिल्य का सबको पता रहता है, कौटिल्य का किसने किया है, कौटिल्य अर्थशास्त्र, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है कि पाणिनि है, अष्टाध्याय। तो इस तरीके से आप इसको देख लोगे। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, जैसे यहाँ पर एंशियंट पूछे तो एंशियंट बुक्स एंड ऑथर्स की पूरी लिस्ट डाल दी है, ठीक। तो ये सारे जो है ये सारे आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले मैंने डाले हैं जो पूछ सकता है, ठीक है। तो आप ये सारे याद करोगे पेपर से पहले। नेक्स्ट आता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर था वो टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी के बीच में हुआ था, वो कब हुआ था, 1784, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इसमें हटा दिया है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन था। तो अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कई सारी ट्रीटी जो है और देती हैं, जैसे ट्रीटी ऑफ सलवाई आपने देखा होगा बहुत पूछता है, सेरिंगापट्टनम पूछ लेता है, ट्रीटी ऑफ लाहौर पूछ लेता है, इसके साथ में ये अदर्स ट्रीटी हैं जो आपसे पूछ सकता है, जहां पर इंपॉर्टेंट चीजें दे दी हैं कि किसके बीच में हुआ था और कहां पर किस चीज को लेकर एग्रीमेंट हुआ था, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। नेक्स्ट आता है कैलासंथार जो टेम्पल है वो बिल्ट हुआ था कौन सी डायनेस्टी से और कौन से स्टेट में है, ठीक है, पल्लव डायनेस्टी, तमिलनाडु। तो इसी तरीके से कई सारी मैंने यहाँ पर दे दी है, जैसे विष्णु टेम्पल्स पूछ सकता है, अजंता केव, एलोरा केव, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भरूच स्तूप, सरनाथ पिलर, सांची स्तूप, ये मेन मेन सारे मैंने दे दिए। विक्रमशिला, ठीक है, जैसे यहाँ पर विक्रमशिला का देखोगे तो ये प्लेस बिहार है इसका, और इसके रूलर जिस टाइम पर हुआ था वो थे धर्मपाल। और इसकी खासियत क्या है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जो थी बिल्ट हुई थी 8th-19th सेंचुरी एडी में बिहार में। तो इस तरीके से इनकी फेमस चीजें, कौन से रूलर थे, कौन सा प्लेस था, और आर्किटेक्चर। तो यहां से क्वेश्चन फंसने का पूरा चांस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो होम रूल मूवमेंट जैसे सबको ही पता है कि दो ही जन का नाम आता है यहाँ पर, एक है बाल गंगाधर तिलक और एक है एनी बेसेंट, ये तो टी होगा, एनी बेसेंट, ठीक है। तो एनी बेसेंट, अब जैसे एनी बेसेंट का था वो 1915 में था, ठीक।
और उन्होंने मद्रास में चालू किया था, ये आपको याद रखना है। और उनका जो मॉडल था, मतलब जिस चीज पर वो चल रहे थे, वो था आयरिस, आयरिस मॉडल था। इसी तरीके से जो बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने 1916 में इसको पूना में चालू किया था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। अब इसके बाद देखो, जो होम रूल मूवमेंट है वो एक्चुअली में था क्या? होम रूल मूवमेंट का मेन काम था कि सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब हमारी इंडिया में हमारी खुद की सरकार होनी चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट को अचीव करना, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव था। और इस सेल्फ गवर्नमेंट को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पॉलिटिकली लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, उन चीजों के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। तो इसलिए वो पॉलिटिकल एजुकेशन डिस्कशन को प्रमोट करते थे। उसके बाद जो गवर्नमेंट हमें दबाने की कोशिश कर रही है, उसके अगेंस्ट में बोलने के लिए हमें लोगों में कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। तो ये सारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो होम रूल जो मूवमेंट था उसमें वो लोग फॉलो करते थे। अब इसमें दो तीन चीजें और हैं, लाइक जैसे आपको स्लोगन पता है, जैसे स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मतलब स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? तो तिलक जी ने कहा था। अब ये जो होम रूल मूवमेंट था, तिलक के दो फेमस न्यूज़पेपर थे, मराठा एंड केसरी, ये पूछ सकता है। इसके थ्रू ये क्या करते थे? इन चीजों को प्रमोट करते थे। ऐसे ही जो एनी है, एनी बेसेंट, उनका न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ करके दो न्यूज़पेपर थे, वहां से वो क्या करते थे? अपने जो लीग है, होम रूल लीग है, उसको प्रमोट करते थे। नेक्स्ट आता है, हु बिल्ड द गेल्ड्रिया फोर्ट एट पलिकट, पुलिकट इन तमिलनाडु, डच ने किया था। देखो बहुत सारे फोर्ट हैं, तो हम अगर आप इस तरीके से याद रखोगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, और हो सकता है ये ना भी आए। तो इसको बस इतना से याद रख लो कि ठीक है भाई, 1613 में हुआ था, डच ने किया था। क्वेश्चन रिपीट होने का चांस इसका बहुत कम है। अब जैसे डच की बात जब हम करते हैं, तो इसमें बैटल ऑफ बेदारा, ये आपको याद रहना चाहिए, जहां पे डच जो थे, ब्रिटिश ने डच को काफी मतलब हरा दिया था। और इसलिए उस टाइम पर क्या हुआ था कि एग्रीमेंट हुआ था, जिसके थ्रू जो डच थे वो क्या कर गए थे? छोड़कर इंडोनेशिया चले गए थे, इंडिया को छोड़कर। फिर उसके बाद आता है कि यहाँ पर कुछ टर्म्स दी हुई हैं, जैसे भुक्ति, काकिनी, गटिका, रजुका, और इनका आपको मीनिंग बताना है। देखो, अगर आप हिस्ट्री में देखोगे, ऐसे 1000 टर्म्स है, ठीक है ना? तो आप मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक चीज का टर्म्स आपको यहाँ पर ऐड करवा दूं, और बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप नॉर्मल चलो, जो जो आपको लगता है कि भाई ये टर्म है, या ऐसे लगता है, तो आप उसको देखोगे, आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर उस बेसिस पे मैंने कुछ टर्म्स लिए हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। जैसे यहाँ पर हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में, और क्या क्या आता है? सबसे पहले इसको देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है। एक मिनट, देखो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि जैसे ये घटिका है, ठीक है, भुगटी, तो इसमें ये वाला जो है, ये कह रहा है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। जैसे यहाँ पर देखो, भुगटी, जिसको भोगा भी कहते हैं, ये एक प्रोविंस है, ठीक है ना, जिसके जो हेड होते हैं वो उपारी का होता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि जो भुगटी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को हम क्या कहते हैं? उपारी का कहते हैं, या भोगापति कहते हैं। ऐसे ही विसाया, विषयापति, ठीक है, बिटिका और नगर, नगरपति, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक। तो जितने भी ऐसे हैं वो सारे क्या हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं। तो आपसे ये पूछ सकता है, जैसे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पूछा है। फिर उसके बाद कुछ लिए हैं हमने, जिसको कहते हैं इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, मतलब जैसे यहाँ पर एक है सन्निधाता। सन्निधाता मतलब जो ट्रेजरी ट्रेजरी ऑफिसर था, जो मेन ट्रेजरी ऑफिसर था, उसको कहते हैं। समाहर्ता हो गया, जो क्या करता था? रेवेन्यू कंट्रोल करने, कलेक्ट करने का जो जनरल था, उसको कहा जाता है। व्यवहारी का, जैसे जो सिविल कोर्ट थे, ठीक है, जिसमें नॉर्मल केस चलते थे, उनका जो चीफ जस्टिस होता है, उसको बिहारी का कहते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर राजूकाज है, राजूकाज क्या होते हैं? वो पटवारीज होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे लैंड वगैरह का, वो सारी चीजें देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है कि रजुकास, रजुकास क्या है? ऑफिशियल डेजिग्नेशन। तो यहाँ पर भी मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे। तो इस तरीके से आप याद रखोगे इन चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो है वो 1942 में लॉन्च हुआ था, वाज एन इंपॉर्टेंट एंड डिसिसिव मूवमेंट इन द हिस्ट्री। तो ये ठीक है, सबको पता है कि क्वाइट इंडिया नेशनल मूवमेंट 1942 में हुआ था। अब उसके बाद पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये अगस्त 1942 में हुआ था, ग्वालियर टैंक में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। तो ये कोलकाता गलत है, कोलकाता में नहीं हुआ था, ये बॉम्बे में हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि एक सिग्निफिकेंट फीचर, अब इसमें कह रहा है कि इसमें हुआ क्या था? पैरेलल गवर्नमेंट बन गई थी हमारी कंट्री में कई जगहों में, जिसमें से पहला जो था वो बालिया में बना था, इन द ईस्ट यूपी में। देखो ये पैरेलल गवर्नमेंट क्या है? पैरेलल गवर्नमेंट का यहाँ पर मतलब है कि जैसे एक थी ब्रिटिश की गवर्नमेंट, तो ब्रिटिश की गवर्नमेंट का क्या हुआ था कि कहीं कहीं जगह पर
उनका जो कंट्रोल था वो खो गया था। कंट्रोल खोने की वजह से हमारी जो गवर्नमेंट थी, मतलब इंडिया के जो लोकल पीपल थे, उन्होंने अपना गवर्नमेंट वहां पर बना लिया था। ठीक है, तो उसी को ही कहते हैं यहाँ पर क्या है, ये पैरेलल गवर्नमेंट बननी स्टार्ट हो गई थी, और जिसको कहते हैं कि बालिया में सबसे पहला ऐसा देखा गया था, और ये चिट्टू के अंडर में बनी थी। अब इसमें मीटिंग आपको पता है कि 8 अगस्त 1942 बॉम्बे में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और इसको वर्धा प्रपोजल भी कहा जाता है। गांधी जी ने इसमें मैसेज दिया था कि डू और डाई, मतलब ये इसका फेमस स्लोगन था क्वाइट इंडिया मूवमेंट में। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में भी वही है कि टर्म को यूज किया गया है, मीनिंग्स इनके क्या है। जैसे सेती है, सेती को यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मर्चेंट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कुटुंबी है, कुटुंबी को कहा जाता है हाउस होल्डर। ठीक है, नाडु है, नाडु एक टेरिटोरियल यूनिट है साउथ इंडिया की, आप देखोगे जैसे तमिलनाडु हो गया, उस तरीके का है ये। ठीक, फिर उसके बाद आजीविका है, आजीविका क्या है, हमें पता है कि जो बुद्धा में एक, आप इसको बुद्धिज्म में देखोगे तो इस नाम का आपको वहां पर मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से आप याद करोगे तो आपको मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, तो इसलिए मैं उनकी कोई लिस्ट नहीं दे रहा हूं, आप जस्ट इसको याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। देखो, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो था, सबसे पहली बात उसकी फाउंडेशन रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, अब ये इसको स्टेब्लिश क्यों किया गया था, इसको स्टेब्लिश किया गया था क्योंकि जो हमारा इंडिया है, इंडिया में उस टाइम पर जो नेशनलिज्म चल रहा था कि भाई हमारी अपनी सरकार बनेगी, हमारे अपने देश को आजाद कराना है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को बनाया गया था। ठीक है, जहां पर हम लोगों ने क्या किया था, जो जैपनीज थे, जैपनीज का सपोर्ट लेने लिया था, ताकि हम क्या कर पाए, जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसको और सक्सेस बना पाए, आगे ले जा पाए। ठीक है ना। तो इस केस में क्या हुआ था कि ये जो लीग थी, ये आई थी, केम टू इंटरेक्ट एंड कमांड, जो हमारी इंडियन नेशनल आर्मी थी मोहन सिंह के अंडर में, उसके साथ इंटरेक्ट और उसको कमांड करने के लिए आई थी। लेकिन इससे पहले ये क्या हो गई, खत्म हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो रास बिहारी बोस थे वो क्या करते हैं, जो आईएनए था उसको सुभाष चंद्र बोस को हैंड ओवर कर देते हैं। फिर सुभाष चंद्र बोस जो थे वो साउथ ईस्ट एशिया में जाते हैं, और फिर से वो इंडियन नेशनल आर्मी का क्या करते हैं, रिवाइवल करते हैं। और वापस क्या था कि जैसे उनके लीडरशिप में वो फिर से क्या होते हैं, इंडिया की तरफ बैक करते हैं। तो ये सारी चीजें थी, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही हैं, तो आप इसको याद रखोगे 1928। तो इसका जो मतलब कहते हैं कि 1920 से 1940 के आसपास ही इसका वो था पूरा। ठीक है ना, तो आप ये याद रखोगे। अब इसके बाद क्या है कि ट्रेवलर की बात की गई है कि हेन सोंग जो थे वो कौन से किंग्स के रूल में विजिट किया था, हर्षवर्धन के टाइम पर उन्होंने विजिट किया था, वो क्या थे, एक चाइनीज ट्रेवलर थे। तो यहाँ पर कुछ फेमस ट्रेवलर जिनका आपसे पूछ सकता है उनके बारे में मैंने बता दिया है। जैसे हेन सोंग चाइना, हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे। अल बरूनी पर्सिया थे, महमूद ऑफ गजनी के टाइम पर आए थे। इबन बतूता, मोरको पोलो, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आए थे। ये वो वाला है, ये मोरको पोलो है, ये मोरक्को है, सॉरी। तो ये मोरको पोलो जो थे ये इटली से आए थे, रुद्रमा देवी काकितिया डायनेस्टी से आए थे। तो इस तरीके से आप इनको याद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस की बात बारे में बात कर रहे हैं, टू कंसिलेट द मुस्लिम लीग पार्टी इन 1940, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो एक मोन्यूमेंट है, होलवेल मोन्यूमेंट। ठीक है, इसके बारे में बात की गई है। ठीक, तो ये दो स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूं, इसके अंदर क्या है देखो। सबसे पहले बताता हूं क्या है। जो हमारा कैलकाटा था, कोलकाता, ठीक है ना, कोलकाता में एक मोन्यूमेंट था, ठीक है, जिसको हम कहते हैं होलवेल मोन्यूमेंट। ये होलवेल मोन्यूमेंट क्या था कि जैसे जो सिराजुद्दौला था ना, वो उसने क्या करा था कि कई सारे, मतलब आई थिंक 127 के अराउंड, उन्होंने जो ब्रिटिश सोल्जर थे, ठीक है, उनको क्या करा था कि एक प्रिजन, बहुत छोटी सी एक प्रिजन थी, जेल थी, उसमें उन्होंने उसको कैद करके रख दिया था, जहां से वो डिहाइड्रेशन की वजह से और खाना ना मिलने की वजह से मर गए थे, जिसको ब्लैक होल भी कहा जाता है। ये रहा ब्लैक होल। तो इसने क्या करा था, जो उस टाइम पर थे, उन्होंने क्या करा कि सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में, मतलब वही लड़ाई वगैरह करके एक मोन्यूमेंट बनाया था। ये मोन्यूमेंट जो था, ये मोन्यूमेंट बताता है कि जो नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला थे, उसकी जो सेवेजरी थी, मतलब उन्होंने जो क्रूएल्टी करी थी, उसके अगेंस्ट में जो उनके ब्रिटिश सोल्जर्स थे, उनकी ब्रेवरी को वो बताता है। ये मेन दो थीम है, तो ये दो तो है करेक्ट। ठीक है, अब उसमें हुआ क्या था, जो सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस
ने क्या करा, मतलब मुस्लिम जो थे उनके साथ में मिलकर इस मॉन्यूमेंट को हटाने का सोचा। इस मॉन्यूमेंट को हटाने का क्यों सोचा, क्योंकि वो एक मान लो कि इस तरीके से था कि कोलकाता वालों को ये लगता था कि भाई हम लोगों ने क्रूएल्टी करी है, तो इस तरीके से एक वो, मतलब जैसे क्या कहते हैं, स्टेन, धब्बे की तरह था। ठीक है, नॉट मेयरली, एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो बाद में क्या हुआ कि जो मुस्लिम लोगों का सपोर्ट मिला, सब कुछ हुआ, जो हमारे क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी थे उनको जेल में भी डाला गया, लेकिन वो जो मॉन्यूमेंट था उसको फिर हटा दिया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इसमें जैसे साइट्स की बात की गई है, न्यूलिथिक साइट्स, ठीक है, उनकी लोकेशन। ठीक, तो इसी तरीके से देखो कई सारी होती हैं, न्यूलिथिक होती है, मीजोलिथिक होती है, नई आई हुई बीच वाली, ठीक है ना, चैल्कोलिथिक हो गई, तो इस तरीके से कई सारी साइट्स हमें मिली। तो उन्हीं साइट्स में मैंने बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे न्यूलिथिक में जितनी साइट्स थी उनके स्टेट्स बता दिए कि कहाँ कहाँ पर वो है, मेसोलिथिक की बता दी कहाँ कहाँ पर वो है, इस तरीके से चैल्कोलिथिक की भी बता दी कहाँ कहाँ पर वो है। आप इनमें क्या करोगे, एक बार नजर मार लोगे सही से। नेक्स्ट आता है, इनमें से कौन सी सिटी है जिसको मिनी हड़प्पा कहा जाता है। लोथल को मिनी हड़प्पा कहा जाता है। अब ये लोथल है कहाँ पर, गुजरात, गुजरात, अहमदाबाद, ये सबको फेमस होगा, मतलब पता होगा। ये रिवर पूछ सकता है कि ये जो लोथल है कौन से रिवर के पास में है? तो आप याद रखोगे भोगावा एंड साबरमती के पास में। इसको निकाला किसने था, खोज निकाला किसने था, एस आर राव ने 1957 में इसका एक्सकवेशन किया था। इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये डॉकयार्ड है। ठीक है, ये मेन फेमस है, ये डॉकयार्ड है। यहाँ पर डबल बुरियल, डबल बुरियल मतलब मैन प्लस मेल प्लस फीमेल दोनों का एविडेंस मिलता है। इवोरी स्केल, मतलब एक स्केल होता है, वो मिला है। फायर अल्टर्स मिले हैं। और ये डॉकयार्ड था तो इसलिए सिंपल सी बात है, ये सी ट्रेड सेंटर रहा होगा। और यहाँ पर राइस हस्क, जो धान की भूसी होती है, उस वो भी यहाँ पर मिली थी। फिर नेक्स्ट आता है कि ककोरी कांड ट्रेन कॉन्स्पिरेसी के बारे में क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहा है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी था, इसका जो मेन कॉन्स्पिरेटर था, मतलब जो षड्यंत्र जिसने रचा था, वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। एकदम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि ककोरी ट्रेन जो है वो 16 किलोमीटर दूर थी लखनऊ से। सही है, 9 अगस्त 1924 में हुआ था। ये 1924 में नहीं हुआ था, ये 1925 में हुआ था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब अगर मैं बात करूं ककोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी है क्या, देखो ये ककोरी कॉन्स्पिरेसी जिन्होंने करी थी, जो इसके मेंबर्स थे, वो एक एसोसिएशन था जिसको एचआरए या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहा जाता है, उसके मेंबर्स थे। ठीक है, और ये क्या करना चाह रहे थे, इनका मिशन था कि ये भाई इंडिया को आज़ादी दिलाएंगे, किससे, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से। और इनका जो मीडियम था, किस तरीके से, रेवोल्यूशन करके, जिसमें ये आर्म्ड रेवलियन भी करते थे। ठीक है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या था कि जैसे ये पैसा इकट्ठा करते थे अपने एसोसिएशन के लिए, किस तरीके से जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है वहां से लूटपाट कर ली, कभी गन इकट्ठा कर लिए, तो इस तरीके से ये एचआरए के लिए करते रहते थे। अब ये जो रॉबरी थी, इसका जो मेन प्लान था वो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफकुल्ला खान ने बनाया था। ठीक है, और एग्जीक्यूट करने में बहुत सारे लोगों का हाथ था इसमें। ठीक, और बाकी ये तो पता ही है आपको कि 9 अगस्त 1925 में ये यूपी में हुआ था। ठीक है ना, जिसमें टारगेट क्या था कि एक गार्ड केबिन था, जहां पर क्या थे कि अलग अलग रेलवे स्टेशन से जो पैसा था, पैसा कलेक्ट हुआ था, उसको इकट्ठा करके वो लखनऊ ले जा रहे थे, तो उसको लूटने का चक्कर था। अब इसके बाद क्या है कि इन विच ईयर वाज द खालसा ट्रेडिशन इनिशिएटेड, कौन से ईयर में खालसा ट्रेडिशन इनिशिएट हुआ था, 1699 में, ये आपको याद रखना है। खालसा ट्रेडिशन क्या है, ठीक है, अब देखो खालसा ट्रेडिशन की अगर मैं बात करूं, हाँ, खालसा ट्रेडिशन की अगर मैं बात करूं तो खालसा ट्रेडिशन क्या है, ये जो बनाया था, ये हमारे जो गुरु गोविंद, मतलब 10th गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने खालसा ट्रेडिशन चालू किया था। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा ट्रेडिशन चालू क्यों किया था, क्योंकि उनके जो पिताजी थे, जो 9th गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, ठीक है, उनका गला काटकर हत्या कर दी गई थी, जो किन्होंने की थी, औरंगजेब ने करी थी। तो उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने क्या करा, जो अपनी कम्युनिटी है, मतलब जो सिंपल इनोसेंट पीपल है, उनको बचाने के लिए उन्होंने एक वॉरियर क्लास को अलग किया, मतलब वॉरियर बनाया, और उसी को क्या कहा जाता है, खालसा कहा जाता है। ठीक है ना, और ये जो खालसा है, इसका सेलिब्रेशन जो होता है वो फेस्टिवल बैसाखी के टाइम पर उसका सेलिब्रेशन किया जाता है। यहाँ पर मैंने 10th गुरु है उनकी स्पेशलिटी दे दी है, जैसे गुरु नानक जिन्होंने स्टेब्लिश किया था, मतलब पहले गुरु थे उनके, नानक पंथ की स्टेब्लिशमेंट की थी, लंगर सिस्टम इन्होंने चालू किया था, मेन मेन चीजें बता दी हैं। जैसे गुरु अंगद के टाइम पर गुरुमुखी इन्होंने इन्वेंट किया था, ये फेमस है। तो ये सारे आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। नेक्स्ट है, विच किंग ऑफ मगध वाज कॉल्ड द डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय।
कौन से किंग है जिनको डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय कहा जाता है? महापदम नंदा। ठीक है, देख क्षत्रिय क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पहले नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी जिन्होंने क्या करा, रूल लेकर आए, तो इसलिए इसको डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय या फिर अपरूटर ऑफ क्षत्रिय कहा जाता है। ठीक है, और इसको उग्र सेना भी कहा जाता है। उग्र सेना का मतलब होता है लार्ज, लार्ज आर्मी। ठीक है ना, इनकी बहुत बड़ी आर्मी थी, लार्ज सेना थी, इसलिए इनको उग्र सेना भी कहा जाता है। ये जो थे एम्पायर बिल्डर थे, किसके? इंडियन हिस्ट्री के थे। इनके फाउंडर थे महापदम नंदा, और इनका जो लास्ट रूलर था वो था धनानंद था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मौर्य वंश आया। चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने कौटिल्य की हेल्प से क्या करा, धनानंद को राज्य से फेंक निकाला, और फिर उसके बाद क्या हो गया कि जो मौर्य वंश है वो चालू हो गया। तो बस इतना ही जानना था आपको इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से सिलेक्ट करना है आपको कि जो करेक्ट आंसर क्या है। तो ये आप खुद कर लोगे। इसमें दे रखा है चैल्कोलिथिक कल्चरल साइट। ये मैंने पहले भी बता दिया कि वहां पर चैल्कोलिथिक साइट्स थी, यहाँ पर इसके रिवर्स वगैरह दे दिए हैं। तो आपको याद रखना है कि कैसे याद रखोगे आप? ये याद रखोगे जैसे रिवर वगैरह पढ़ते हो कि कौन से स्टेट में कौन सी रिवर रहती है, तो उस तरीके से आप याद करोगे। जैसे वहां पर मैंने क्या किया, चैल्कोलिथिक स्टेट बता दिए, ठीक है ना। तो स्टेट के साथ में आप जब रिवर को कनेक्ट करोगे तो इसका आंसर आप दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू हर्षा चीना मोगा मोर्चा। अब ये हर्षा चीना मोगा मोर्चा क्या है? देखो, हर्षा चीना मोगा मोर्चा क्या था कि इसमें ये एक एग्रेरियन रिवोल्ट था। एग्रेरियन रिवोल्ट मतलब जैसे जो किसान वगैरह हैं उनका रिवोल्ट था, पंजाब में था ये। तो इसमें हुआ क्या था कि जो हमारे क्या कहते हैं, ब्रिटिश थी, ब्रिटिश ने क्या करा, जो पानी था, वाटर की सप्लाई जो थी उसको क्या कर दिया था, यहाँ पे वाटर की सप्लाई को कम कर दिया था। तो वाटर की सप्लाई कम करने से क्या हुआ था कि जो किसान वगैरह खेती नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। और उनके प्रोटेस्ट में क्या हो गया कि बहुत सारे दूसरे जो बंदे थे, बड़े बड़े लीडर थे, वो उनके साथ में आ गए, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार जो थी उसको क्या करना पड़ा, पानी को ज्यादा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। और यही क्या है, हर्षा चिन्ना मोगा मोर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चंद्रशेखर, इंपॉर्टेंट मतलब इंडियन पर्सनैलिटी जिनको यंग तुर्क कहा जाता है, वो कौन थे? चंद्रशेखर थे। तो आपको इसमें एक दो चीजें और क्या याद रखनी है, लाइक ये जैसे 8th प्राइम मिनिस्टर थे, इनका टाइम ड्यूरेशन ये है। टाइम ड्यूरेशन आप ना भी याद रखोगे चलेगा। अब इनको यंग तुर्क जो है वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या थे कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट, मतलब जिनका जैसे कई जन जो मंत्री होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, उनका खुद का अपना इंटरेस्ट रहता है कई चीजों में कि ये करना है वो करना है अपने फायदे के लिए। तो ये हमेशा उसके अगेंस्ट में फाइट करते थे, तो इसलिए इसको यंग तुर्क कहा जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है जिसमें कह रहे हैं कि लखनऊ पैक्ट जो है वो मुस्लिम लीग और इंडियन कांग्रेस लीग के बीच में 1916 में हुआ था। तो ये लखनऊ पैक्ट क्या है? सबसे पहली बात, लखनऊ पैक्ट 1916 में था, ये आपको याद करना है। मॉडरेट, इसमें जो इसको चलाया था, मतलब जिन्होंने इसको लीड किया था, वो थी अंबिका चरण मजूमदार, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद इसके रिजल्ट, दो रिजल्ट आपको मिले थे, एक ये एक ये। पहले रिजल्ट में क्या हुआ था कि जो हमारे मॉडरेट्स थे, मॉडरेट्स और उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट जो दोनों क्या थे, अलग हो गए थे, वो दोबारा से क्या हो गए, रीयूनिट हो गए, इसके अंदर मिल गए। फिर उसके बाद जो हमारी कांग्रेस थी और हमारे जो मुस्लिम लीग थे, मतलब जिनका जिनमें कुछ ना कुछ हमेशा डिफरेंस रहता था, जिनका सोचने का तरीका अलग था, उनको भी एक कॉमन पॉइंट मिल गया और वहां पर ये भी क्या हो गए, एक तरीके से एक हो गए। तो यही इसका आउटपुट है लखनऊ पैक्ट का। तो चलिए, सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं बहुत जल्दी जल्दी। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, और ये वीडियो शेयर कर दो। ये जो पीडीएफ है वो भी जल्दी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।